हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो रहेगा मेजर्स टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लर्नर्स, राइट नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। देखिए, मेजर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इस टॉपिक को किस प्रकार पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे। आज सबसे पहले पहले हम पढ़ेंगे मेजर्स डिसलेक्सिया के बारे में। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम डिसकैलकुलिया के बारे में, फिर डिस्ग्राफिया के बारे में, फिर डिस्प्रैक्सिया के बारे में, और फिर कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम किस प्रकार इस मेजर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लर्नर्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेजर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बाय अंकुर सर। इसमें सबसे पहले आता है हमारा डिसलेक्सिया। देखिए लर्नर्स, डिसलेक्सिया के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो डिसलेक्सिया होता क्या है। ये एक डिसेबिलिटी होती है जो कि ये एक डिसेबिलिटी होती है जो कि हमारे स्पेशल बच्चों में पाई जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो डिसलेक्सिया को हम डिसेबिलिटी इन लर्निंग रीडिंग भी कह सकते हैं। मतलब ये जो पठन में जो डिसेबिलिटी होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। रीड इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अभी। रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स अफेक्ट लर्निंग। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी और ओरल डिसऑर्डर। अभी इसको समझाया जाए तो भाषा में कहेंगे हम इसको सरल भाषा में कहेंगे हम कि ये रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल होता है। मतलब जो पढ़ने और उससे जुड़ी भाषाओं से रिलेटेड होता है ये, जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, और इसको लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है या ओरल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ओरल डिसऑर्डर। आपसे पूछा जाए कि ओरल डिसऑर्डर क्या होता है तो ओरल डिसऑर्डर मैं आपको बता दूँ। ओरल यानी रिलेटेड टू आवर माउथ, और डिसऑर्डर यानी मतलब ओरल डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसको। सिम्टम्स ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग इंक्लूड लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन। इसके जो सिम्टम्स है, जो आइडेंटिफिकेशन में आते हैं बच्चों के, सबसे पहले आता है लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, जिसमें अक्षरों और शब्दों को पहचानने में उनको दिक्कतें आती हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड थॉट, शब्दों और विचारों को अंडरस्टैंड करने में ऐसे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, जिसको हम CWS एंड चाइल्ड भी कहते हैं। मैं लिख के बता देता हूँ, CWS एंड चाइल्ड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चों को हम CWS एंड चाइल्ड कहते हैं या स्पेशल बच्चे भी कहते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसका नेम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रख दिया है। रीडिंग विद स्पीड एंड फ्लो, मतलब जो गति होती है उसको, उसकी जो गति होती है और जो फ्लो होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता हमारा रीडिंग में, पढ़ने में। जनरल वोकेबलरी स्किल्स, जो जनरल हमारी वोकेबलरी स्किल्स होते हैं, जैसे शब्दार्थ की स्किल हो हम वोकेबलरी स्किल कहते हैं। रीड स्लोली, ऐसे बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ डूइंग एरर्स व्हाइल डिकोडिंग स्पेशली इन द ऑर्डर ऑफ लेटर्स, और एरर्स आती है ऐसे बच्चों को रिकॉग्निशन मतलब पहचानने में, जब भी वो किसी लैंग्वेज को डिकोड कर रहे होते हैं, लेटर्स को यानी अक्षरों को डिकोड कर रहे होते हैं। देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिक्टेटेड लेसन्स एंड रीडिंग लेसन्स। मतलब एक डिस्पैरिटी रहता है कि जब लेसन्स यानी पाठ को समझने में और रीडिंग लेसन्स को समझने में प्रॉब्लम्स विद स्पेलिंग्स के साथ दिक्कतें रहती हैं, मतलब समस्याएं रहती हैं स्पेलिंग के साथ। राइटिंग हैंड राइटिंग आई बाई डिफिकल्टी, ये है हमारा हैंड राइटिंग आई, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। हैंड राइटिंग आई बाई डिफिकल्टी, मतलब जो हैंड राइटिंग होती है वो उनको उसको लिखने में भी उनको दिक्कतें आती हैं। शोज डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग नॉन वर्ड्स, मतलब उनको समस्याएं आती हैं शब्दों को रिकॉल करने में, दोहराने में। डिफिकल्टी इन राइटिंग लैंग्वेज, और किसी भी जो राइटिंग लैंग्वेज मतलब जो लिखित भाषा होती है उसको भी लिखने में उनको डिफिकल्टी आती है, मतलब कठिन होता है उनके लिए। एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है, इट इंक्लूड्स एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सपीरियंस डिफिकल्टी मतलब मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को करने में भी इनको डिफिकल्टी आती है।
मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं हमारे, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होते हैं हमारे। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन मतलब इन ऑपरेशंस को करने में इनको दिक्कतें आती हैं ऐसे CWSN चाइल्ड को। तो ये तो बात हुई डिसलेक्सिया की, आगे बढ़ते हैं अभी। डिसकैलकुलिया, उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया, डिसेबिलिटी इन लर्निंग मैथमेटिक्स। देखिए लर्नर्स, डिसकैलकुलिया जो स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, और इसमें डिसेबिलिटी इन ऐसे बच्चों को डिसेबल होते हैं मैथमेटिक्स को लर्न करने में। इसके साइन एंड सिम्टम मैं बता देता हूँ। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेस और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जनरली प्राइमरी टू सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। प्लेस वैल्यू में तो हिंदी में कहते हैं प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को कहते हैं अंकित मान। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को कहते हैं हम अंकित मान। अंकित मान जिसको फेस वैल्यू कहते हैं उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। और ऐसे बच्चों को डिफिकल्टी इन क्वांटिटी और नंबर लाइंस, क्वांटिटी होता है कि जो भी संख्याएं होती है, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना होता है नंबर्स को, उसमें भी उनको डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसा कि पहले भी पढ़ा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स की समस्याएं आती हैं उनको। जैसे हम बता देते हैं कि आपको 3 में 5 ऐड करना है और 5 में 6 ऐड अप करना है, ये होती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में। तो इनमें इनको ऐसे बच्चों को, CWSN बच्चों को इनमें दिक्कतें आती हैं। डिफिकल्टी विद इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन और इवेंट्स, मतलब सूचनाओं को देने में भी इनको समस्याएं आती हैं। शोज डिफिकल्टी इन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको अभी बताया जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इनको करने में भी इनको समस्याएं आती हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस होती है हमारी जो भी हमारी जो बटे वाली संख्याएं होती हैं, उनको कहते हैं फ्रैक्शंस। तो इनको फ्रैक्शंस लिखने में भी समस्याएं आती हैं और समझने में भी समस्याएं आती हैं। प्रॉब्लम्स इन कन्वर्टिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इनटू वर्ड प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद इनको समस्याएं आती है। मतलब पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में तो समस्याएं आती भी हैं, उसके अलावा इनको वर्ड प्रॉब्लम्स को लिखने में भी समस्याएं आती हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक डे, वीक, मंथ, सीजन, इन बच्चों को टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं समय पे आधारित जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि डे दिन, वीक हमारे सप्ताह, मंथ माह, और सीजन हमारे जो भी ऋतुएं होती हैं, सीजन्स वेदर होते हैं, उसको समझने में इनको दिक्कतें आती हैं। डिस्कैलकुलिया बच्चों, जो बच्चे डिस्कैलकुलिया से ग्रसित रहते हैं, देयर इज अ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑन डिफाइंड स्पेस शीट ऑफ पेपर ड्यू टू विच देयर विल बी प्रॉब्लम इन स्टेबलाइजिंग नंबर ऑफ एम आई द ब्रेन while कैलकुलेटिंग लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम्स। ऐसे बच्चों को लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम्स करने में भी समस्याएं आती हैं। लॉन्ग डिवीजन हमारा होता है कि किसी भी नंबर का हम एलसीएम निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, और इसी प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऑल्टरनेटिव में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ऐसे बच्चों को इसमें भी समस्याएं आती हैं डिस्कैलकुलिया में। फिर आता है हमारा डिस्ग्राफिया, डिसेबिलिटी इन लर्निंग राइटिंग, मतलब लिखने में समस्याएं आती हैं डिस्ग्राफिया के बच्चों की। सबसे आइडेंटिफिकेशन की में बोला जाए कि आइडेंटिफाई करना हो डिस्ग्राफिया बच्चों को, तो इनकी समस्या यही होती है कि इनके लर्निंग राइटिंग में इनको दिक्कतें आती हैं। डिस्ग्राफिया अफेक्ट्स द हैंड राइटिंग एबिलिटी, इसमें जो हस्त कौशल होता है जिसको हैंड राइटिंग एबिलिटी कहते हैं, और स्पेसिफिक डायनामिक स्किल ऑफ पर्सन होता है, उसमें इनको ऐसे बच्चों से को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसमें इंक्लूड होता है स्टेबिलिटी इन राइटिंग विद क्लीनलीनेस, मतलब वो साफ सुथरा काम नहीं कर सकते। अगर जनरल भाषा में बोला जाए तो वो साफ सुथरा काम नहीं कर सकते। अनेबल टू डू टाइडी वर्क, मतलब साफ सुथरा काम नहीं कर सकते ऐसे बच्चे। कोपिंग विद करेक्ट वर्ड एंड अल्फाबेट इन नोटबुक, और ऐसे बच्चे करेक्ट वर्ड और अल्फ़ाबेट को नोटबुक में कॉपी करने में उनको दिक्कतें आती हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठित तरीके से शब्दों का निर्माण, और कंपैटिबिलिटी इन राइटिंग, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि संगठित तौर तौर तरीके से जोड़कर और उन ऐसे शब्दों को लिखना नोटबुक में उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स विद कंपैटिबिलिटी इन राइटिंग। स्पेलिंग अनस्टेबिलिटी शो पुअर राइटिंग, जो स्पेलिंग की जो स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब जब भी जैसे कार लिखना होता है उन बच्चों को, तो वो लिख देंगे उसको लिख देंगे ACR या RAC, मतलब जो स्पेलिंग की अनस्टेबिलिटी रहती है ऐसे बच्चों को।
डिफिकल्टी इन थिंकिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग, उनको सोचने में और समझने में भी दिक्कतें आती हैं। शो डिस्क्रिपेंसीज इन बिहेवियर, मतलब ऐसे बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसमें भी दिक्कतें होती हैं, उनको अनस्टेबल बिहेवियर होता है बच्चों को। अनस्टेबल जनरल भाषा में समझा जाए तो अनस्टेबल बिहेवियर होता है ऐसे बच्चों को। उसके बाद इनकंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर, मतलब जो वर्ड्स और लेटर्स के बीच में इनकंसिस्टेंट रहते हैं वो। डिफिकल्टीज इन प्री विजुअलाइजेशन और लेटर स्ट्रक्चर, प्री विजुअलाइजेशन का मतलब होता है बिफोर विजुअलाइजिंग, प्री मतलब बिफोर, मतलब जब भी आप कोई लेटर लिखते हो तो उससे पहले उसका आकार बना देते हो अपने माइंड में, तो ऐसे बच्चों को आकार बनाने में ही दिक्कतें आती हैं। सोचिए अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग में ही अगर शब्द लेटर्स का निर्माण करने में दिक्कत है तो आने वाले टाइम में तो उनको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। शोज डिफिकल्टी इन हैंडलिंग एंड ग्रिपिंग, हैंडलिंग और ग्रिपिंग में भी दिक्कतें होती हैं उनको। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम, मतलब वो कोऑर्डिनेशन सेटअप नहीं कर पाते थिंकिंग और राइटिंग करने का एक साथ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया होता है डिसेबिलिटी इन लर्निंग मोटर स्किल्स इज नोन एज डिस्प्रेक्सिया, मतलब लर्निंग मोटर स्किल में जो डिसेबिलिटी होती है उसका स्पेसिफिक टर्म नाम दिया गया है डिस्प्रेक्सिया। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम विद स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एंड डायनामिक रेफर टू डिस्प्रेक्सिया वेदर इट इज फाइंड मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए आपको पता है कि हम सब में दो टाइप के मोटर स्किल होते हैं। मोटर स्किल्स आर सेग्रीगेटेड इनटू टू टाइप्स, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी कि फाइन मोटर स्किल होते हैं जो हमारे, या ग्रॉस मोटर स्किल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय जैसे मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स और मूवमेंट ऑफ आवर कंप्लीट यू कैन से एल्बो, इस प्रकार इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। मोटर्स डिसेबल्ड समटाइम रेफर टू द आउटपुट एक्टिविटी व्हिच मीन दैट इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन इंफॉर्मेशन। जो मोटर डिसेबल्ड को जो बच्चा होता है उसको समटाइम रेफर कर सकते हैं कि उसकी जो आउटपुट एक्टिविटी होती है जो ब्रेन इंफॉर्मेशन की, उसकी इन कोऑर्डिनेशन फॉर्म में होती है। जैसे वॉकिंग, जंपिंग और कटिंग समथिंग इनेबल्स अ कम्युनिकेट विद द नेसेसरी, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया या काटना हो गया, ये सब हमारा कैसे फंक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा फंक्शन करते हैं जहाँ पे भी नेसेसरी, मतलब जहाँ पे भी आवश्यक होता है। ऑर्गन्स टू कंप्लीट द एक्शन, और उसके बाद ऑर्गन्स को मतलब माइंड पूरा जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को कि कहाँ पे चलना है, कहाँ पे जाना है। अगर सोचिए माइंड ही काम नहीं करेगा तो mind is known as the, you can say that it is the computer, it is the brain of our body. Mind is known as the, you can say that mind is, जो हमारा मन होता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है। साइन एंड सिम्टम, इसके साइन एंड सिम्टम बता देता हूँ आप लोगों को। शोज डिफिकल्टी विद मोटर एक्टिविटीज, ऐसे बच्चों को जो दिक्कतें क्या आती हैं कि वो मोटर एक्टिविटीज जितनी भी मूवमेंट एक्टिविटीज होती हैं उनमें उनको समस्याएं आती हैं। अनेबल टू कोऑर्डिनेट विद हैंड एंड आइज, और वो आँख आँखों का और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। सेंसिटिव टू अर्थ टच, मतलब जो टच के तो मतलब छूने के प्रति संवेदनशील होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स आर डिफिकल्ट सच एज इन कलरिंग बिटवीन लाइंस, सॉल्विंग द पजल, और उनके जो फाइन मोटर स्किल होते हैं जैसे कलरिंग बिटवीन द लाइंस, कलर्स करना लाइंस के बीच में, सॉल्व करना पजल को, उसमें भी उनको दिक्कतें आती हैं। फीलिंग स्टन्ड विद स्टिंगिंग थिक थिक लाइट टाइट और हैवी क्लॉथ्स, मतलब जो हैवी क्लॉथ्स को पहनने में उनको डिस्कम्फर्ट होता है। शोर डिफिकल्टी विद हाई वॉइसेस और टिकिंग ऑफ टाइमर और पेंसिल टिकिंग वॉइस। तो ये तो सिम्टम्स हुए डिस्प्रेक्सिया के। आगे बढ़ते हैं डिसेबिलिटी मेकिंग लर्निंग प्रॉब्लम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आप सब लोगों ने काफ़ी सुना होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। मतलब ये तीनों सिम्टम हैं हमारे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। It can affect both children and adults through the symptom may present differently across age groups. Key symptoms of attention deficit hyperactive disorder. इनअटेंशन पहला सिम्टम होता है इसका, इनअटेंशन, डिफिकल्टी सस्टेनिंग फोकस, फॉलोइंग थ्रू ऑन टास्क एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। मतलब ऐसे बच्चों को अटेंशन करने में दिक्कतें आती हैं। फिर आता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, एक्सेसिव फिजिटिंग, रेस्टलेस एंड इनएबिलिटी टू स्टे सीटेड और क्वाइट व्हेन एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं, एक जगह पे स्थिर होकर बैठ नहीं सकते। हाइपर एक्टिविटी ऐसे बच्चों का मेन लक्षण होता है आइडेंटिफिकेशन में। इम्पल्सिविटी, hasty action without forethought, interrupting others and difficulty waiting for one's turn।
ये तो हुआ एडीएचडी के सिम्टम्स हुए। फिर क्या होता है एडीएचडी इन एडल्ट्स, जो प्रौढ़ लोग होते हैं उनमें भी एडीएचडी हो सकता है, जिसमें पहले आता है कि इन एडीएचडी कैन लेड टू challenges in various aspects of life including work relationship self esteem symptoms में इंक्लूड डिसऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स प्रायोरिटाइजिंग। मतलब ऐसे बच्चों को असंगठित तौर से उनका फंक्शंस रहता है बॉडी का, और पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल होता है, मतलब मैनेजमेंट स्किल इनके पूरे ही होते हैं। ट्रबल मल्टीटास्किंग, मतलब एक एक समय पे कई काम नहीं कर सकते ये लोग। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब इनका कोई अनसर्टेनिटी नहीं होता मूड स्विंग्स में। फिर आता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि पूरे पर्सन को इफेक्ट करता है, और जैसे कि वो दूसरे संसार के साथ इंटरेक्ट करता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस इन सोशल इंटरेक्शन, मतलब जो सोशल इंटरेक्शन अगर बोला जाए, सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि सामाजिक इंटरेक्ट नहीं कर पाता, मतलब अपने समाज के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता, और रिपीटेटिव बिहेवियर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ऑटिज्म का सिम्टम क्या होते हैं? दिस कैन बी वेरी वाइडली बट ऑफन इंक्लूड डिफिकल्टी विद सोशल इंटरेक्शन। सोचिए अगर आपको कोई ऐसा बच्चा दिखाई दे जाए अपनी सोसाइटी में जो अपने सोशल सोशल नहीं है, मतलब सामाजिक नहीं है, और उसका इंटरेक्शन पुअर है सोशल इंटरेक्शन में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो बच्चा ऑटिस्टिक है। चैलेंजेस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी ऐसे बच्चों को दिक्कतें आती हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट उनका रिस्ट्रिक्टिव होता है, ज़्यादा लिमिटेड इंटरेस्ट होता है उनका। कॉजेज क्या होते हैं इसके? आज तक इनके कॉजेज अच्छी तरीके से समझे नहीं पाए, बट ये माना जाता है कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। डायग्नोसिस के क्या होते हैं इसके? टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन बाय टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। मतलब साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं हमारे, उनका जो पूरी टीम होती है वो इसको डायग्नोसिस करती है। मैनेजमेंट होता है उन तीनों के बीच में। वेल देयर इज नो क्योर, इसका कोई उपचार नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन एंड थेरेपी सच एज बिहेवियरल थेरेपी और स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें अहम योगदान निभाते हैं इसको आउटकम्स को समझने में और इसको ट्रीट करने में। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है अंकुर सर, और मैं इसी प्रकार काफ़ी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लासेस में कुछ नया सीखेंगे और नया बेहतर सीखेंगे। तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।